नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। बिजनेस मेथड का अपन दूसरा टॉपिक पढ़ रहे थे। ये टॉपिक है कि अपन 2 क्लास कर चुके हैं। आज की क्लास में अपन साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैटर बहुत अधिक नहीं है, आराम से समझ में आने योग्य मैटर है। सीमित मैटर है, थोड़े समय में ही आप तैयारी कर लेंगे। 50 पेज से अधिक का मैटर नहीं होगा, ये मेरा मानना है। बाकी तो आप सबको पता ही है कितने पेज होंगे, तो 50 पेज से अधिक का मैटर नहीं होगा। तो याद करने में कितना समय लगता है, और क्वेश्चन भी उसी में से आ जाएंगे, तो ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता है ही नहीं। और रही बात सभी सब्जेक्ट में, अरे भाई सेकंड पेपर में ऑडिटिंग में इतना ही टॉपिक है 30 से 40 पेज का। बिजनेस मेथड में इतना ही मैटर है 30 से 40 पेज का। RSR GF&R अपन ने पढ़ा है, उनमें 50 से 60 70 पेज तक लगा लें। 70 पेज का मैटर है, तो मैटर इनमें थोड़ा थोड़ा है, बार बार उनको रिवाइज करें। एक एक पॉइंट को तसल्ली से याद कर ले, इन्हीं में से आ जाएगा। इधर उधर अधिक किताबें इकट्ठा करना, नोट्स इकट्ठा करना, ये सब बंद कर दें, बिल्कुल अनावश्यक हटा दें। सिर्फ एक नोट्स या एक पुस्तक या जो भी आप लिख रहे हैं, मेरे द्वारा लिखाए गए पे भी मेरे को पूरा विश्वास है। ध्यान से सुनना। RSR में मेरे से लिखाए हुए में से 18+ क्वेश्चन मिल जाएंगे। और क्या चाहिए आपको यार दोस्तों। 18+ क्वेश्चन RSR में मिल जाएंगे, 18+ क्वेश्चन ऑडिटिंग में मिल जाएंगे, और 18+ क्वेश्चन BO में मिल जाएंगे। तो आपको इधर उधर ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है, और क्वेश्चनों में भी ज्यादा अब मेरे हिसाब से अब इतना ही समय है, बस थ्योरी को याद कर लो, और जो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है वो कर लो। मैंने पर्सन भी कुछ करवाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी करवाए हैं, पीछे के एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में पूछे हुए भी करवाए थे ऑडिटिंग में। अब इसमें भी अपन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछे हुए भी करेंगे, जो अपने सिलेबस से रिलेटेड है। उनके अलावा अपन प्रीवियस ईयर तीनों क्वेश्चन पेपर भी सोल्व करेंगे, तो मेरे हिसाब से सफिशियंट है। दोस्तों, अब अपन प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, साझेदारी में अगर कोई परिवर्तन करना चाहेंगे, साझेदारी में परिवर्तन, अब किस चीज का परिवर्तन दोस्तों। दोस्तों, साझेदारी में अगर कोई निर्णय लेना है, मान लीजिए कि कोई आपने व्यापार कर रखा था, आपने दो दोस्तों ने मिल करके व्यापार कर रखा है। आपको लग रहा है कि नहीं, हमें एक आपने मान लीजिए कुछ सामान विक्रय करने के लिए, मान लीजिए आपने कुछ मोबाइल विक्रय करने के लिए आपने दुकान खोल रखी है, तो आपने निर्णय लिया, आप दो पार्टनर है, आपने निर्णय लिया कि नहीं अब अपन लैपटॉप भी बेचेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो निर्णय होंगे, सामान्य निर्णय है, ये व्यवसाय से संबंधित सामान्य निर्णय है। जैसे आपने एक डिसीजन लिया कि अपन उधार सामान नहीं बेचेंगे, तो इस प्रकार के निर्णय कैसे लिए जाएंगे, बहुमत से लिए जाएंगे। तो दोस्तों, साझेदारी में परिवर्तन या जिस साझेदारी के सामान्य व्यापार में से संबंधित निर्णय लेने हैं, यदि साझेदारी के सामान्य व्यापार से संबंधित अगर निर्णय लेने हैं, तो दोस्तों बहुमत के आधार पर लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे निर्णय, यदि साझेदारी के सामान्य व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने हैं, तो दोस्तों ये बहुमत के आधार पर ये निर्णय लिए जाएंगे। और साझेदारी की प्रकृति में परिवर्तन करना है, साझेदारी की किसमें प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है, तो निर्णय सर्वसहमति के आधार पर लिया जाएगा। डिसीजन सर्वसहमति के आधार पर। साझेदारी में परिवर्तन कैसे होगा, तो दोस्तों सामान्य व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने हो तो बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। साझेदारी की क्या बदलनी हो, प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है, तो निर्णय सर्वसहमति से लिया जाएगा, सभी की सहमति से निर्णय लिया जाएगा, सर्वसहमति से डिसीजन लिया जाएगा। अब ये साझेदारी में परिवर्तन के बारे में अपन ने पढ़ लिया। प्रकृति में परिवर्तन करना है, यानी कि पूरी तरह से व्यापार को ही बदलना है। अपन जिस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हैं उसको छोड़ करके कोई और व्यापार करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों सर्वसहमति आवश्यक है, अन्यथा छोटे छोटे निर्णय में बहुमत से निर्णय ले लेंगे। अब दोस्तों, साझेदारों का दायित्व। तो साझेदारी में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है, सीमित होता है। मैंने बता दिया था कि अगर व्यापार में लगाई गई पूंजी 2 लाख रुपए और इससे अधिक घाटा हो रहा है, तो उनको स्वयं की व्यक्तिगत व्यक्तिगत
संपत्ति से चुकाना होगा। और इसी को क्या कहते हैं? असीमित दायित्व कहते हैं। परंतु सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम दोस्तों, साझेदारी में दायित्व आपसे सिंपली साझेदारी शब्द उपयोग करके पूछे कि साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है तो आपको करना है असीमित होता है। यदि आपसे पूछे कि सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम पारित किया गया 2008 में, और इस अधिनियम में क्या बनाया गया कि साझेदारों के दायित्व को सीमित कर दिया गया है। साझेदारों के दायित्व को इसमें सीमित दायित्व, अगर इस अधिनियम के तहत अगर सुनना समझना, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट 2008 के तहत अगर आपने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के 2008 के तहत अगर कोई साझेदारी है तो उसमें दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है। लेकिन इसमें भी एक शर्त है, एक साझेदार का, मान लो किसी व्यापार में 4 साझेदार हैं तो उनमें से एक साझेदार का दायित्व सीमित होगा। लिमिटेड लायबिलिटी साझेदारी में है तो 2008 के तहत पंजीकरण है तो एक साझेदार का दायित्व तो असीमित होगा, बाकी का 3 का सीमित हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी साझेदारी में कि सभी साझेदारों का दायित्व सीमित हो जाए। हाँ, सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होगा अगर साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत है तो दोस्तों ये हो गया। से कम साझेदार का दायित्व असीमित। अब ये इसका नोट दे रखा है, ये देखना, मैंने अभी बता भी दिया। वैसे सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 में कम से कम एक साझेदार का दायित्व सीमित होना जरूरी होगा। वह भारत का निवासी होना चाहिए जिसका दायित्व सीमित है। अब सीमित दायित्व साझेदारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ये लागू कब से हुआ आपसे पूछे? वैसे ये प्रश्न पूछा नहीं गया आज तक, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लागू कब से हुआ। हाँ, ये पूछा जा चुका है कि इसमें कितने साझेदारों का दायित्व सीमित होता है असीमित होता है, ये पूछा जा चुका है। लेकिन सीमित लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 लागू कब से हुआ ये नहीं पूछा गया। लेकिन पूछ सकता, आपने को याद रखना है 1 अप्रैल 2009 से 1 अप्रैल 2009 से ये एक्ट लागू हुआ, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008। और इससे पहले जो अपना 1932 है वो लागू कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ। तो दोस्तों ये दोनों की डेट याद रखना। लाभ हानि का बंटवारा, अब साझेदारी है, 2 या 3 व्यक्ति मिलकर के व्यापार कर रहे हैं, उन तीनों के बीच में अगर साझेदारी है तो दोस्तों लाभ बांटेंगे। और लाभ किस प्रकार बांटेंगे? तो दोस्तों जैसा वो तय करेंगे कि भाई शुरू में जब साझेदारी की थी तब उन्होंने अपना लाभ का हिस्सा तय कर लिया होगा कि मैं इतना लाभ बांट लूंगा, भाई मैं तो इतना, सब ने अपना अपना डिसाइड कर लिया होगा, आपको इतना प्रॉफिट देंगे, इतना परसेंट, आपको इतना परसेंट, आपको इतना परसेंट, ये सब बातें पहले तय हो गई। तो उसी आधार पर लाभ हानि बांटेंगे। तो साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन जो साझेदारों द्वारा तय किया जाता है उसी अनुपात में बांटा जाता है। साझेदारी में साझेदारों द्वारा लाभ हानि कैसे बांटा जाता है? जो साझेदार तय कर देते हैं ना उसी अनुपात में लाभ हानि बांटा जाता है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आपको कोई सूचना नहीं दे रखी कि साझेदारों ने कोई व्यापार का लाभ बांटने के लिए तय किया है या नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि साझेदारों ने साझेदारी तो कर ली, पैसे भी दे दिए तीनों ने व्यापार करने के लिए, लेकिन ये तय नहीं किया, कहीं भी साझेदारी संलेख जो समझौता हुआ उसमें लिखा नहीं कि भाई हम इतने परसेंट लाभ बांटेंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में तीनों को समान लाभ मिलेगा। जैसे 20,000 का प्रॉफिट होता है, 60,000 का प्रॉफिट होता है, 20,000 रुपए तीनों को मिलेगा। यानी समान लाभ बांटेंगे, समान लाभ बांटेंगे। अगर कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, पहले से उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, अगर डिसाइड कर रखा है तो उसी अनुपात में लाभ बटेगा। साझेदारी संलेख में लाभ हानि विभाजन तय नहीं है तो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटा जाएगा। ये बात मैंने बता दी। अब वैध व्यवसाय क्या है समझना, वैध व्यवसाय को समझना। ये वैध व्यवसाय का यहाँ पे इसलिए प्रयोग हुआ है दोस्तों, साझेदारी वैध व्यवसाय में ही होती है हमेशा।
अवैध व्यवसाय होगा वहां साझेदारी नहीं होगी, क्योंकि अवैध कार्य व्यवसाय की श्रेणी में ही नहीं आता है। तो साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम साझेदारों की संख्या से अधिक होने पर अवैध माना जाएगा। साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अधिकतम साझेदारी में 100 सदस्य हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम कंपनी अधिनियम नहीं, नियम 2014 के अनुसार 50। तो अगर 50 से अधिक है, 100 से अधिक है, 101 सदस्य हो गए तो साझेदारी अवैध हो जाएगी। साझेदारी कैसी हो जाएगी? अवैध हो जाएगी, अवैध माना जाएगा। अब साझेदारों के प्रकार। तो दोस्तों साझेदार कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं अपन। सक्रिय साझेदार, ऐसा साझेदार ये क्या करेगा? व्यवसाय के संचालन में भाग लेगा। यानी सक्रिय है, नाम से इस पता लग रहा है कि सक्रिय साझेदार है। पूंजी भी लगाता है, पूंजी भी लगाएगा और व्यापार चलाने में सहयोग भी करेगा। व्यवसाय संचालन में भाग भी लेगा। तो दोस्तों एक तो ये ऐसा साझेदार जो व्यवसाय के संचालन में हिस्सा लेता है और साथ साथ पूंजी भी निवेश करता है। यदि ऐसा साझेदार साझेदारी फर्म से बाहर जाता है तो उसे सार्वजनिक नोटिस देने की आवश्यकता होगी। बाह्य पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होगा। सक्रिय साझेदार का मामला आपने खूब समझ में आ गया होगा। ऐसा साझेदार जो व्यवसाय के संचालन में हिस्सा लेता है, साथ साथ पूंजी भी निवेश करता है। व्यवसाय संचालन में भाग लेता है, पूंजी निवेश करता है। साझेदारी फर्म से अगर ऐसा साझेदार छोड़ करके बाहर जाएगा तो उसको सार्वजनिक नोटिस देना होगा, क्योंकि जब व्यवसाय संचालन में भाग ले रहा है तो दोस्तों उसी को सब जानते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं कि ये साझेदार है। तो जाने से पहले उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने तो साझेदारी फर्म छोड़ दी है, मेरे ब्याह पे, मेरे व्यवहार के आधार पे कोई लेन देन मत करना। तो यदि ऐसा साझेदार बाहर जाता है तो उसे सार्वजनिक नोटिस, अखबार में नोटिस देना होगा। बाह्य पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होगा। अन्यथा बाह्य पक्षकार जो उसको भी उसके व्यवसाय समझ करके व्यवहार कर रहा है और उसके साथ धोखा हो गया तो वो उसके लिए जिम्मेवार हो जाएगा। निसक्रिय साझेदार, सुसुप्त साझेदार, ये सोया हुआ रहता है, निसक्रिय रहता है, व्यापार के संचालन में भाग नहीं लेता। पैसे भी लगाता है, प्रॉफिट भी लेता है, लेकिन ये कहता है भाई व्यापार को चलाएगा तू ही, मेरे पास समय नहीं है। तो ये निसक्रिय सुसुप्त साझेदार कहलाता है। इसको सार्वजनिक नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये व्यापार संचालन में भाग ही नहीं ले रहा, तो इसको कोई जानता भी नहीं है, इसके आधार पे कोई व्यापार भी नहीं कर रहा है, ये तो चुपचाप में पैसे लगा रखे हैं बस। गत्यावरोध प्रदर्शन द्वारा साझेदार, ये होता है दोस्तों जो साझेदार तो नहीं है, प्रदर्शन कर रहा है लेकिन साझेदार होने का। जैसे मैं किसी दुकान, आप किसी व्यवसाय में साझेदार नहीं है, आपके परिवार का किसी व्यवसाय, लेकिन आप ये कह रहे यार अपना ही व्यवसाय है, वो तो अपना ही है। तो दोस्तों वो क्या हुआ? प्रदर्शन या गत्यावरोध द्वारा साझेदार। साझेदार नहीं होते हुए भी ये प्रदर्शित करना कि मैं साझेदार हूं, हाव भाव से, व्यवहार से प्रदर्शित करने का प्रयास करना कि मेरा ही व्यवसाय है, मैं ही इसका मालिक हूं। ये साझेदार है, तो वास्तव में साझेदार नहीं होता है। यह पक्षकार अपने को ध्यान में रखते हुए कोई भी लेन देन करता है तो साझेदारी भी समान रूप से उत्तरदायी होगा। बाह्य पक्षकार अगर उसको जो दिखा रहा है ना कि मैं ही साझेदार हूं, और उसके ये समझ के कोई अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करता है उस व्यवसाय में, या उस व्यवसाय से कोई चीज खरीदता है उसके व्याप पे, और उसको अगर कोई क्षति पहुंचती है तो वो उसके लिए जिम्मेवार होगा, बाह्य पक्षकार के लिए जिम्मेवार होगा। अब अवयस्क साझेदार, दोस्तों अवयस्क व्यक्ति कभी भी साझेदार नहीं बन सकता, क्षमता नहीं है, इसलिए साझेदारी में भी साझेदार नहीं बन सकता। लेकिन वो लाभों के लिए साझेदार बन सकता है, केवल प्रॉफिट के लिए साझेदार बन सकता है। और वह हानि होती है तो ऐसे वैसे उसकी पूंजी तक सीमित होगा। अगर व्यवसाय में हानि होगी तो उसकी पूंजी तक उसका दायित्व सीमित होगा, यानी कि उसका दायित्व, अवयस्क साझेदार का दायित्व केवल लाभों पूंजी तक ही सीमित होगा, यानी सीमित दायित्व। अवयस्क साझेदार का दायित्व कैसा होगा? सीमित दायित्व होगा, उसकी पूंजी तक ही उसका दायित्व सीमित होगा।
केवल लाभों के लिए साझेदार बन सकता है। अवयस्क साझेदार किन के लिए, लाभों के लिए साझेदार बन सकता है। वयस्कता की आयु प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर उसे साझेदार बने रहने न बने रहने के लिए अपने निर्णय को सार्वजनिक नोटिस देना होगा। अब दोस्तों, वयस्कता की आयु प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर जब वो वयस्क हो गया, वयस्क के साझेदार था, लाभ लाभ ले रहा था, 18 वर्ष आयु पूरी कर ली, तो उसके 6 माह के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, सार्वजनिक नोटिस देना पड़ेगा कि मैं साझेदार हूं या नहीं। नाम मात्र का साझेदार, नाम ऐसा साझेदार जो केवल फर्म को अपने नाम के प्रयोग करने की अनुमति देता है, बदले में एक मुश्त राशि प्राप्त करता है। एक नाम मात्र का साझेदार होता है, वो कहता है भाई मेरे नाम का उपयोग कर लो और मुझे तो 50,000 रुपये साल के दे दिया करो व्यापार में, मैं सबको ये कहूंगा मेरा ही व्यापार है, तो आपका थोड़ा व्यवहार बन जाएगा। तो ऐसा साझेदार बाह्य पक्षकार के लिए उत्तरदायी भी होगा, एक मुश्त राशि प्राप्त कर लेता है, तो नाम मात्र का साझेदार होता है। अब एक साझेदार और होता है दोस्तों, उप साझेदार। उप साझेदार वह फर्म का कोई मूल साझेदार किसी अन्य व्यक्ति को अपने लाभों में से हिस्सा देने के लिए सहमत हो जाता है। मतलब साझेदार खुद के प्रॉफिट में से उप साझेदार बना लेता है। ए, बी और सी 3 साझेदार है। सी कहता है मैं यार मेरे प्रॉफिट में से तेरे को, तू मेरी मदद करवाया कर, कार्य के अंदर व्यवसाय में मेरी मदद करवाया कर, मैं तेरे को जो प्रॉफिट होगा उसमें से 10% तेरे को दे दूंगा। तो ये उप साझेदार हो गया। उप साझेदार कहलाता है। मूल दायित्व मुख्य साझेदार का ही होगा। मूल दायित्व किसका होगा, इसमें मुख्य साझेदार का ही होगा। दोस्तों मैंने ये अपना हो गया उप साझेदार। और दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो दोस्तों मैंने इतना डिटेल में वो करने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो पेज नंबर 1, 2, पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, तो दोस्तों सभी पेज का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों अगली क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। शाम तक मुझे समय मिलेगा तो लेके आऊंगा, नहीं तो अन्यथा तो कल सुबह तो अपनी क्लास आएगी आएगी। धन्यवाद दोस्तों।